वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन का सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शुरुआत तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से करने वाले हैं और उसका एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं। आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, जैसे आप टेनिस भी खेल रहे हो। सो आप अपने बॉल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो। दैट मीन्स जैसे मान लो आपका बॉल हिट करता है एंड जो बॉल है आपका वो कुछ ऐसा मूव कर रहा है। यस, आपने बैट से बॉल को हिट करा और बॉल जो है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हो? यस। तो ये टाइप का जो मोशन दिख रहा है ना आपको, जो बॉल का जो मोशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको ही अगर मैंने ग्राफिकल पैटर्न में ड्रॉ करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा दिखेगा। या दिस इज योर मैकेनिक्स। यही तो पढ़ना है हमको आज। हमको उसी क्रिकेट के बॉल का जो मूवमेंट था उसको स्टडी करना है। अब करते थोड़ा सा फिजिक्स। अब मान लीजिए कि आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यानी बॉल को फेंका विथ अ वेलोसिटी u. This motion is inclined at an angle of theta with the horizontal x-axis. I understand कि अगर ये थीटा यहाँ पे बना रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा u cos of theta और इस पार आ जाएगा मेरा u sin theta as per resolution of vectors. एक चीज जो हर बच्चे को याद रखना है, दैट इज ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स ऑफ मोशन, इस पूरे मोशन में ना आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो एक्स एक्सिस के अक्रॉस होने वाला है, दैट इज यू कॉस थीटा एंड इट इज कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये मूव नहीं करेगा बिल्कुल भी। यू कॉस थीटा जो चीज है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्यों ना पहुंच जाओ, आपका यू कॉस थीटा बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इसको मैंने ए बी से डिनोट कर दिया। यहां पे यू वाई है एंड यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है अलोंग दी वाई एक्सिस। और इसके लिए ना कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यू साइन थीटा पे फोकस किया एट पॉइंट ए, मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया और मैं यहाँ पे मैं यू साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो ये आ गया मेरा यू साइन थीटा, ये आ गया मेरा यू कॉस ऑफ थीटा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा जो है वो जैसा हम हाइट पे जाते हैं ना वैसा वो डिक्रीज होते जाता है एंड एट अ पॉइंट जहां पे हाइट मेरी मैक्सिमम हो चुकी है। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? मान लो ये पॉइंट को मैंने नीचे लिख दिया एंड इट इज सी। एंड इस पॉइंट सी पे जो मेरा हाइट है दैट इज मैक्सिमम हाइट। इसके ऊपर तो मेरा क्रिकेट का बॉल जाएगा ही नहीं, ठीक है। इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कि यू कॉस थीटा बिल्कुल वैसा ही है, बट यहां पे यू साइन थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब u sin theta will decrease first until you reach maximum height. It will become zero when you are at maximum height. And जब आप नीचे जाओगे ना बच्चे, u cos theta तो भैया वही रहने वाला है, u cos theta को कोई चेंज नहीं करेगा, बट अभी u sin theta का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा और पॉइंट बी पे आपका u sin theta एग्जैक्टली इन्वर्टेड होगा। एग्जैक्ट कैसा होगा बेटा? इन्वर्टेड। u cos theta बिल्कुल वही होगा। तो बोलने का अर्थ यह है कि पहले आपका यू साइन थीटा डिक्रीज होगा, जीरो होगा, और एक बार वो जीरो हो गया फिर जब वो नीचे आएगा तब आपका यू साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है। यहां पे हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लिए, पता है क्या आपको? आपने ये देख लिया कि ये मेरा हाइट मैक्सिमम हो गया। ये जो ट्रैक है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं हम इस चीज को? इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट डाउन ओवर हियर। This over here is called as trajectory. Then what is next? Next is something called as range. Something called as range. अब ये जो horizontal distance देख रहे हो ना बच्चे, इस horizontal distance को हम लोग कहते हैं range। द स्टार्ट और एंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब तीन चीजें हमने पढ़ी, एक ट्रेजेक्ट्री थी, एक मैक्सिमम हाइट है, एक रेंज है। इन फैक्ट देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मींस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम लगा था दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सबके बारे में डेरिवेशंस करेंगे, सबके फॉर्मूलाज निकालेंगे और सबको डिस्कस करेंगे, बट अगले स्लाइड पे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन होगा मेरा दैट इज अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसके लिए मैं शुरुआत करूंगा समथिंग कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट से। क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट? टाइम ऑफ एसेंट को हम लिखते हैं टी ए से। इसमें जब पार्टिकल मूव कर रहा था, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, तो सिर्फ ऊपर जाने का जो प्रोसेस था ना, सिर्फ ऊपर जाने का प्रोसेस, यहां से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक का, ठीक है, यहां से सिर्फ ए से लेकर सी तक का जो समय था उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज टाइम, टाइम इज ऑलवेज स्पीड
डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन. हाउ डिड आई डू इट? ध्यान से देखना. अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इस सिचुएशन में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी. ए में भी चेंजेस आएंगे. ए को हमने एक्चुअली लिखना है माइनस जी. ठीक है. वी वाई के लिए मैं लिखूंगा जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है. यू वाई क्या है हमारी? यू साइन थीटा. क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मैं ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो इट्स माइनस जी. और सिर्फ उतना डिस्टेंस है इसलिए टी है. अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो आपका टी ए का जो वैल्यू आएगा दैट इज यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. दिस इज योर टाइम ऑफ एसेंट. अब जितना समय ऊपर लगने को जाता है उतना ही समय नीचे आने को भी लगेगा. दैट मीन्स टाइम ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो सेम एज टाइम ऑफ एसेंट एंड इट इज यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. टोटल टाइम चाहिए तो आपने टी ए को लेना है, टी डी के साथ ऐड करना है और टोटली बन जाएगा आपका 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. कैपिटल क्या चीज हो गई बेटा? कैपिटल टी हो गई हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ एसेंट क्या है? ये. टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? ये. और दोनों का डबल कौन है? टाइम ऑफ फ्लाइट. लिखने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं 2u साइन थीटा की जगह पे यू वाई अपॉन जी भी लिख सकता हूँ. दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली करेक्ट. टी ए को भी अगर आप चाहो तो यू वाई डिवाइडेड बाई जी लिख लीजिए. टाइम ऑफ डिसेंट को भी आप लिखना चाहो तो वैसा आप लिख सकते हैं. So that was time of flight and related stories. Now it is time we focus on something called as range. अब range क्या चीज है? देखिए जरा. range होता है the horizontal displacement, right? तो range अगर मैं लिखूंगा तो it is horizontal speed into total time of flight. What is horizontal speed? Horizontal speed is u cos theta. Total time of flight is 2u sin theta divided by g. अगर मैं यहाँ पे मैथ्स लगाने की सोचूं तो मुझे पता चलता है इट इज यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, which kind of makes me u square into sine of 2 theta divided by g. If I want to calculate the maximum range, how will I calculate my maximum range? Make sine 2 theta as maximum, and what is the maximum value of a sine function? It is plus 1. Sin theta plus 1 कब होता है? जब sin 90 के बराबर होता है. That means 2 theta has to be equal to 90 degrees, which also means that theta has to be 45 degrees. That means अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करते हो और उस प्रोजेक्शन का एंगल जो है दैट इज 45 डिग्रीज, ऐसे सिचुएशन में आपका रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा. दैट मींस अगर मान लो आप कोई भी प्रोजेक्ट को 45 डिग्रीज पे थ्रो करोगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा. ठीक है. या दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो रेंज हो गया. अब बढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट के कैलकुलेशन के लिए. मैक्सिमम हाइट का क्या सिनेरियो है बच्चे? देखते जरा. अब मैक्सिमम हाइट कौन से एक्सिस पे हो रहा था? वाई एक्सिस पे हो रहा था. तो वाई एक्सिस का स्टोरी देखते हैं. देखो बच्चे, हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, एस इज इक्वल टू हाफ ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. अब मैक्सिमम हाइट को मैंने डिस्प्लेसमेंट पे ले लिया. यू वाई लिख रहा हूं मैं यू की जगह पे, टाइम लिखा है मैंने, प्लस हाफ ऑफ ए. व्हाट इज ए? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. ठीक है. सो हाइट बन जाता है बच्चे मेरा यू साइन थीटा टी. हाउ डू यू कैलकुलेट टी? व्हाट इज द टोटल टाइम? What is the total time? It is u sin theta divided by g. Maximum height यानी time of ascent ही consider करना है, plus half of minus half of gt square. So this becomes u square sin square theta divided by g minus half of g into t square. What is t? U sin theta divided by g. Correct है? Yeah. Now, if you start planning, what does this become? Basic mathematics will say that it is going to be equal to u square sin square theta divided by 2g. इसे आप uy square upon 2g भी लिख सकते हो और आपका maximum height जो है आपके सामने आ गया. That's how simple it is. क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा time of flight, maximum height and range. अब करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. जो ट्रैजेक्टरी थी उसकी कैलकुलेशन. ठीक है. देखते जरा वो कैसा दिखता है. तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस दोनों को अलग से डील करना पड़ेगा. एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे? इज यू एक्स टाइम्स टी, विच मेक्स इट यू कॉस थीटा इनटू टी. इसमें से अगर मैंने टी कैलकुलेट कर लिया तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा. आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1.
अब बात करते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का जो फॉर्मूला आएगा मेरा, दैट इज वाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट। वाई की जगह पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, यू वाई की जगह पे आप लिखोगे यू साइन थीटा, टी की जगह पे आप वो लिखोगे जो आपने इक्वेशन 1 में बनाया, एंड व्हाट इज दैट, इट्स एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी। टी की जगह पे आप वही लिखोगे जो आपने इक्वेशन 1 में बनाया, यू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो y का वैल्यू आ जाता है मेरा, u एंड u कैंसिल्स, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x square divided by u square cos of square theta. This happens to be my equation of trajectory. तो कभी भी अगर आपको किसी ने ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पूछ लिया तो दिस इज हाउ यू गो इट। आप टाइम कैलकुलेट करोगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यूज को आप लोगे और वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। यस, यू गॉट इट, दैट इज योर इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। तो आई सपोज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गया, करेक्ट। सो अब हम डिस्कस करेंगे ऑन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या चीज है? सर्कुलर मोशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन। क्या करते हैं हम सर्कुलर मोशन में? कुछ नहीं, हम ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पैटर्न में रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, आप एक जाइंट व्हील पे हो और जाइंट व्हील घूम रही है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। आप फैन के ऊपर अगर डस्ट को देखोगे तो डस्ट पार्टिकल्स कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन। आप अर्थ के मोशन को देखोगे सन के आसपास, दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन। तो जब मोशन एक नया टाइप का आ रहा है तो इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी तो आएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या मैं इसको कुछ और नाम से जानता हूं? क्या कोई रिप्रेजेंटेशन है? क्या कोई डायरेक्शन है? क्या ये स्केलर है? क्या ये वेक्टर है? समझते चलो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल को। अब मान लीजिए आप जो हो, आप हो पॉइंट ए पे और आप ट्रैवल करते करते पहुंच रहे हो पॉइंट बी पे। इस समय आपका जो सेंटर है वो ये है और आपका जो रेडियस बन गया है बच्चा, दैट इज आर। ठीक है। सो आप क्या करते हो, जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो ना, तो आप सेंटर पे एक एंगल कार्व करते हो और उसी एंगल को कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आते, अगर कुछ ही दो चार आते हैं तो ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो मुझे पता होना चाहिए, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस हैपेंस टू बी माय एंगल। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का जो फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला, आपको आना ही चाहिए। तो इट्स लाइक थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, एस बिकम्स इक्वल टू आर थीटा। ध्यान में रहिएगा, थीटा जो होता है वो रेडियंस में होता है, थीटा जो होता है वो रेडियंस होता है और इसका यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी रेडियन ही है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? जनरली इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑन अ बिगर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। बट अगर मैंने बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है। अब ये रेडियंस जो होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो अगर मैंने इसको ध्यान रखा तो रेडियन को मैं डायमेंशन लेस लिख सकता हूं। और लिखने के लिए एग्जामिनर्स आपको चाहते कि आप लोग को कुछ ऐसा लिख के दो उसको, भले ही डायमेंशन लेस है, आप जानते हो, हम जानते हैं, सब जानते हैं, बट लिखते समय आप उसको ऐसा कुछ लिख के दोगे। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसे ही दो और एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड यूनिट लिखते समय अगेन इट इज रेडियन पर यूनिट सेकेंड। डायमेंशंस के लिए आएगा t raised to power 1 in the denominator, which kind of makes it t raised to minus 1 in the numerator. It's a vector quantity, it is not a scalar quantity. बिल्कुल वैसे ही अल्फा होता है। अल्फा क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके लिए भी लिखना है तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट लिखा आपने, टाइम का भी यूनिट लिख लीजिए। रेडियन का डायमेंशन m0 l0 t0, टाइम स्क्वायर का डायमेंशन टी रेस टू 2, यह आ जाएगा टी रेस टू -2। क्या ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, ये मेरा एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ बेसिक फॉर्मूला जो हर बच्चे को याद होने चाहिए, दैट इज अबाउट ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई n और इट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब यहाँ पे हमने दो नए टर्म्स देख लिए, n देख लिया और t देख लिया। n को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी और t को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल।
एक कंप्लीट सर्कल को घूमने के लिए जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? मान लो आपके पास एक टाइम मिल गया 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में आपका पार्टिकल कितनी बार सर्कुलर मोशन करेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इट इज अ थिंग बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी कि भैया ये दोनों ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एक दूसरे के इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल्स होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, इनफैक्ट आई विल से दैट इस सेगमेंट में जहां पे आपने रेडियस लिखा ना बच्चा, ये रेडियस भी रेडियस वेक्टर के नाम से पहचाना जाता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में रेडियस जो है वो स्केलर नहीं है, वो एक वेक्टर है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पोजीशन पे अलग है। जैसे अगर वो O से A डायरेक्टेड है तो ये उसका डायरेक्शन हो गया, लेकिन जब वो O से B डायरेक्टेड है तो ये उसका डायरेक्शन हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसको रेडियस वेक्टर भी कहता है। अब इस पूरे सिचुएशन में एक चीज है जो सबको आनी चाहिए एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज है? सेंट्रीपिटल फोर्स ये वो नेसेसरी फोर्स है जिसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप कहते हो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। वैसे ही अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये नेसेसरी फोर्स है, इसके बिना कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में काम नहीं कर सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज एज सिंपल एज mv² डिवाइडेड बाई r। सिंपल एंड इजी। अब मैं इसे अगर इक्वेट करता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन से, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मुझे पता चलता है कि यहां पे एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू आती है v²/r। जिसे लिखने के लिए मैं कुछ और तरीके भी ढूंढ सकता, जैसे v²/r को मैं लिख सकता इस r⍵², मैं इसे v ओमेगा भी लिख सकता हूं। और मैं एक चीज बता दूं, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। क्यों रेडियल कहते हैं ऐसे? सिंपल रीजन, ये रेडियस के अलोंग होता है। दैट मीन्स अगर मान लो मैंने एक सर्कुलर ट्रैक लिया, तो इस सर्कुलर ट्रैक में अगर मैं चाहूं तो मैं रेडियल एक्सेलरेशन को बहुत इजीली प्लॉट कर सकता। दैट मीन्स ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन की तरफ ये आया मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कैलकुलेट कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, उसका डेरिवेशन कैसा होता है। सो लेट्स डू दिस। अज्यूम करते हैं कि आपका एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कुलर ट्रैक। सो हियर आई हैव अ सर्कुलर ट्रैक, नाइस एंड इजी। या तो इस सर्कुलर ट्रैक में मैं मेरा नंबर लाइन ओरिजिन यूज करता हूं। तो यहां पे आ जाएगा मेरा नंबर लाइन सिस्टम। ऐसा डिजाइन करेंगे कि जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है वो ओरिजिन पे फिट होता है। तो उसके अनुसार इफ आई अज्यूम कि यहाँ पे कहीं एक पॉइंट पी है जिस पे एक पार्टिकल रेस्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा xi प्लस वाई जे वेक्टर, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा मैं यूजिंग दिस एज अ पोजिशन वेक्टर आर कैप। तो आर कैप एज ऑफ नाउ इज नथिंग बट xi प्लस वाई जे। एंड अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा x, ये डिस्टेंस हो गया मेरा y, एंड ये डिस्टेंस हो गया मेरा थीटा। तो यहां से आई कैन इजीली से दैट x इज नथिंग बट r cos थीटा एंड y is nothing but r sin theta. What am I going to do? I'm going to substitute these values in our equation for displacement. So r vector becomes r sin theta times I cap plus r cos theta. Okay, I made a little mistake. It's r cos theta times I cap plus r sin theta times j cap. This is my value for displacement. Want to calculate velocity? Do nothing but simply differentiate this. So the very moment you decide to derivate this expression, it comes out as r cos theta का derivative आ जाएगा as minus r sin theta I cap plus r cos theta j cap. A little thing over here is you can convert this theta into omega t, because theta over here
is going to be differentiated with respect to time. So when you do it, you basically get an omega as a side derivative. जिसके कारण मेरे velocity की value आ जाती है minus r omega sin of theta की जगह पे आप omega t लिखिएगा plus r cos omega t, theta की जगह पे आप omega t लिखेंगे and this is what is supposed to be your answer. Now we got to calculate acceleration. Acceleration is again a derivative of velocity. जिसके डेरिवेट करने के बाद मुझे आंसर आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप. इट्स गोइंग टू बी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप. जो कॉमन फैक्टर्स है सबको बाहर ले लीजिए, सिर्फ आर को जो है हम अंदर छोड़ना. दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप. अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है, आपका पहला इक्वेशन है. दिस इज नथिंग बट योर वेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. तो यहां से मैंने मेरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला ढूंढ लिया. इट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वेरी सिंपल डेरिवेशन, यू हैव टू डेरिवेट इट ट्वाइस. 2 बार डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ता है, बट वंस यू डू इट, इट इज ऑल डन. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. तो चलते हैं कोनिकल पेंडुलम की तरफ डिस्कशन के लिए. तो कोनिकल पेंडुलम है क्या चीज? देखो, पेंडुलम जनरली अगर हम बोलते हैं तो हमको एक आइडिया आ जाता है कि पेंडुलम में एक बॉब होगा, एक थ्रेड होगा और कोई ना कोई चीज यहां पे मूव करने वाली है. कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? आपका एक बॉब होगा, एक थ्रेड होगा. ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक बॉब है, ये एक थ्रेड है, पेन मेरा थ्रेड दिख रहा है आपको. यस. अब इस समय मैं मेरा मूवमेंट जो कुछ ऐसा करूंगा सो दैट माय ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व सच दैट दिस pen moves in the form of a cone and the object makes a circle. That means अगर मैं मूवमेंट की तरफ देखूं तो अगर मैंने मूवमेंट किया तो नीचे से अगर आप देखो ना, एक सर्कल जैसा आपको बिहेवियर दिखेगा. तो इट लुक्स लाइक दिस. द मोशन इज अलोंग अ सर्कल. दिस ओवर योर लेट्स से इज द सीलिंग और द सपोर्ट. आपका यहां से एक स्ट्रिंग जाएगा जो इसको कनेक्ट होने वाला है, एक स्ट्रिंग आएगा जो यहां कनेक्ट होने वाला है. यहाँ पे आपके पे एक बॉब होगा, ये एक डायमीटर वाला फेस है, ये मेरा सेंटर आ गया, आपने सेंटर से लिया, इसको कनेक्ट कर दिया. सिंपल एंड इजी. अब होता क्या यहाँ पे बच्चे ध्यान में रखेगा कि यहाँ पे आपका बॉब है तो आपका जो वेट होगा वो mg नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग यूज किया तो स्ट्रिंग का तो खुद का एक टेंशन होगा ना. अब यहाँ पे यू कैन सी देयर इज एन एंगल थीटा. तो यहाँ पे इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल वाई एक्सिस तो यहाँ पे देयर इज अगेन अ थीटा विच गेट्स टू से दैट यहाँ पे आ जाएगा t cos थीटा और इस पार इस एक्सिस में आ जाएगा मेरा t sin ऑफ थीटा. From this, I can easily make out that t cos theta over here easily balances my mg, the weight of the bob. In fact, t sin theta will provide me the necessary centripetal force. What should I do next? Next is divide them. Dividing everything, I get tan theta is equal to v square divided by rg. What is v square? It is rg tan of theta. V is basically equal to under root of rg tan theta. This is my formula to calculate velocity. So now velocity तो हो गई, अब थोड़ा और काम करते हैं, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेता हूँ. देखते हैं. V is equal to root of rg into tan of theta. सिंपल. V होता है मेरा r ओमेगा के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए. V is equal to r of omega. Substitute square everything. We'll see that r square omega square is equal to rg tan theta. Let's find out omega square. Omega square is rg tan theta divided by r square. R and R goes away. So omega basically is now root of g by r into tan theta. So we need to find out the value of tan theta and I'll use this expression first. In here I'll see कि मेरा जो रेडियस है ना बच्चा, ये मेरा रेडियस आ गया, ये जो है ये हाइट है. तो अगर यहाँ से मैं tan थीटा कैलकुलेट करने का सोचूं तो मेरा जो tan थीटा आएगा दैट इज एज सिंपल एज r बाई एच. देख लीजिए, सपोज इट डिवाइडेड बाई एडजस्टेड. यस. तो उस पैटर्न के अनुसार अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा एज अंडर रूट ऑफ g बाई आर इंटू आर बाई एच विच मेक्स इट रूट ऑफ g बाई एच.
This is my value for omega. What is time period? Time period is 2 pi by omega, and that is 2 pi under root of omega का reciprocal, that is h by g. हो गया मेरा time period calculate. हाँ, ये बहुत simple सा derivation, but we've now calculated three things on the row. We calculated time, we calculated omega, we also calculated velocity. If somebody asks you frequency बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने time period को reciprocate कर देना है, which will give you 1 upon 2 pi under root of g by h. So this is all that we have to learn in motion in a plane. We have learned many things: motion in the straight line, we have learned motion under gravity, we have learned relative motion, we have learned projectile motion and circular motion. Everything that we have learned is in a nice little package. I hope आप ये पूरे पैकेज को बहुत अच्छे से देखो, नोट्स बना लो साथ साथ, and I wish you a best of luck for everything that you're doing next. With that in mind, I would love to conclude today's session. We will be meeting later with many other topics and many other videos. Until then, stay tuned with Study Life and keep learning with me. Thank you.